नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीढ़ी में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आपके क्वेश्चन आंसर का ये जो सीरीज होती है क्वेश्चन आंसर की चलती है शाम को 8 बजे। कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट दिया जा सके अपना, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करोगे, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। आप लोगों से कह के हम थक चुके हैं। अगर हमारी मेहनत दिखाई देती है तो सपोर्ट करिए, और लगता है कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे तो हमें मैसेज करके बोलिए, हमें कमेंट करके बताइए कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे घेट सूख जाता है पढ़ाते पढ़ाते। अगर आपको लगता है कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे तो आप लोग हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए और बताइए कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये कमी है। और अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो अपना फर्ज निभाइए, सपोर्ट करिए। कुछ पैसे नहीं ले रहे आपसे, बस बोल रहे हैं कि सपोर्ट करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। वही आप लोग नहीं कर रहे हो। चलिए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। और वैसे भी अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए सॉरी, और कोई अपना होता है तो उसे बुरा लगना भी नहीं चाहिए, उसके लिए मैं कोई सॉरी नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ऐड में पढ़ाता हूँ। अगर ऐड में पढ़ाता हूँ तो बताइए। और अपनों से ही बोला जाता है, आप लोगों को अपना माना जाता है, इसलिए आप लोगों से गुस्सा भी किया जाता है, प्यार से बात भी की जाती है, सब कुछ। किसी पड़ोसी से जाओ करूंगा तो पीट देगा, ठीक है ना। तो आइए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इक प्रत्यय के प्रयोग से कौन सा शब्द बना है। यहाँ पे उपसर्ग लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे प्रत्यय लिख दिया है जो गलत हो गया था। ये प्रत्यय है, ठीक है। तो इक प्रत्यय के प्रयोग से कौन सा शब्द इनमें से बना है। मैं आपको बता देता हूं कि उपसर्ग का जो प्रयोग किया जाता है किसी भी शब्द की शुरुआत में किया जाता है, और अगर प्रत्यय की बात करता हूं तो किसी भी शब्द के अंत में लगता है। जब उपसर्ग और प्रत्यय का चैप्टर आएगा, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप लोग समझ लीजिए कि प्रत्यय का प्रयोग किसी भी शब्द के अंत में होता है। तो क्या अनंत में, क्या अन्वेषण में, क्या अवैतनिक में, क्या कंठ अपेक्षा में, किस में आपका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी कमेंट करिए और बताइए। आपके पास लाइव कमेंट करने का ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवैतनिक क्या होगा, अवैतनिक में आपका इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किसका, इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी के सामने डैश 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 मेरी आदत नहीं है। इसमें खाली स्थान की पूर्ति आप लोगों को करनी है कि इसमें किस का प्रयोग किया जाएगा। किसके सामने खाली स्थान मेरी आदत नहीं है। हाथ फैलाने की, अंगारों पर पैर रखने की, नाक को चने चबाने की, पत्थर की लकीर खींचना। बताइए इसमें से कौन सा खाली स्थान पर इसमें से कौन सा आएगा। किसी के सामने हाथ डैश डैश डैश, हाथ फैलाने की, अंगारों पर चलने की, नाक को चबाने की या पत्थर पर लकीर खींचने की। ए, बी, सी या डी इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट करिए और बताइए। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाथ फैलाना। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या लिपि कहते हैं, पद कहते हैं, शब्दांश कहते हैं या भाषा कहते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है, बताइए, कमेंट करिए और बताइए क्या कहा जाता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। भाई मदन तो काली पतलून पहन के आया, काली ही क्यों आया, वो तो नीली पहन के आएगा, उसकी मर्जी। वो तो पीली पतलून पहन के आएगा भाई, वो तो पहन के नत्ता। अगर पहन के नहीं आएगा तो आप लोग भयंकर देख दोगे फिर तो। अगर मैं मदन को यहाँ पे बिना पतलून के लाके खड़ा कर दूं बस एक नहकर में, तो आप लोग भयंकर देखोगे। और 1-2 लाख तो व्यूज शाम तक आ जाएंगे। शाम तक देख दो, क्योंकि आप क्या बोलोगे, मदन पतलून पहन के क्लास देने नहीं आया, ठीक है। तब देखिए, मदन काली पतलून पहनकर खेलने नहीं है। इसमें विशेषण क्या है, बताइए विशेषण क्या। काली है, पतलून है, मदन है, खेलने हैं। ए, बी, सी या डी इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण वे होते हैं जो शब्द संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं बाद में देखेंगे, बता देता हूं फिर भी मैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बाद में बताऊंगा, नहीं तो अभी से आपको
पता चल जाएगा। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अर्थात विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? संज्ञा सर्वनाम को। संज्ञा सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। तो मदन की विशेषता क्या है? मदन की विशेषता है कि वह काली पतलून पहन के आया है, उसका रंग कैसा है? काला। तो काला होना क्या है? गुण। तो गुणवाचक विशेषण का एक उदाहरण हो जाएगा ए। निम्न में से पदबंध का भेद नहीं है। बताइए, पदबंध का भेद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत है, इनमें से कोई नहीं। या ये जो है पदबंध के 5 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन गलत है, मैं इसको काट देता हूं। पदबंध के 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं, जिसमें विशेषण भी है, अव्यय भी है। अव्यय के स्थान पर हम यहाँ पे क्रियावाचक इसे लिख सकते हैं हम क्रियावाचक, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या? क्रिया विशेषण अव्यय, सॉरी, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय हम यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो विशेषण भी है, अव्यय भी है, क्रिया भी है, संज्ञा भी है, और सर्वनाम पदबंध भी होता है। क्या होता है? सर्वनाम पदबंध भी होता है। तो पदबंध के याद रखना कितने भेद है? पदबंध के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध। कितने होते हैं? 5 होते हैं। इनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी भी पेपर में नहीं आया हुआ होगा। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ये आपका काम है, सर्च करना ये आपका काम है। ठीक है, तो पदबंध के कितने भेद होते हैं? 5। तो क्वेश्चन गलत है, मैंने बता दिया। पदबंध के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। मैं पदबंध बता देता हूं। पदबंध क्या होता है? पदबंध होता है जब 2 या 2 से अधिक शब्द किसी क्रम या निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्द किसी निश्चित क्रम में और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं, किसका? किसी पद का कार्य करते हैं, उसे पदबंध कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कोई राइट आंसर नहीं है। पदबंध के 5 भेद होते हैं, बस याद रखना। ठीक है, तो गलत है वो क्वेश्चन, मैंने उसको काट दिया है कि वो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। आप लोग कमेंट करिए, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा पदबंध का, ये तो 5 तो हो गया, 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विशेषण के कितने रूप होते हैं, कितने भेद होते हैं? बताइए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने रूप होते हैं? बताइए, 2, 3, 4 या 5? यहाँ पे 5 लिख लीजिए, या 2 बार 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। तो कितने भेद होते हैं विशेषण के? बताइए कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? इनमें से कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? कमेंट करके बताइए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कमेंट करिए और सभी को आंसर देना है। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो कितने प्रकार हुए? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है में विशेषण की किस कोटि का प्रयोग हुआ है? बताइए, 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, निम्न में विशेषण की किस कोटि का प्रयोग हुआ है? परिणामवाचक हुआ है, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या निश्चित परिणामवाचक? बताइए। चलो मैं बता देता हूं, आप लोग कमेंट करिए, मैं इसको काट देता हूं। गुणवाचक नहीं हुआ है और व्यक्तिवाचक भी इसमें नहीं हुआ है। तो 2 ऑप्शन आपके पास बच गए। कौन कौन से? आपका परिणामवाचक और निश्चित परिणामवाचक। बताइए आंसर क्या होगा? परिणामवाचक या निश्चित परिणामवाचक? परिणामवाचक वे होते हैं जो आपका जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, नाप तोल सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन यहाँ पर गेहूं जो है उसे हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं, लेकिन इसकी संख्या क्लियर बताइए, 10 क्विंटल। तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित और एक अनिश्चित। क्या? निश्चित और एक अनिश्चित। जैसे 10 क्विंटल गेहूं, 5 मीटर कपड़ा,
इन्हें हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप तोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा कितना दूध नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि दूध को हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप तोल सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये निश्चित बात है 10 क्विंटल, तो 10 क्विंटल निश्चित परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 लीटर दूध में विशेष्य है, बताइए विशेष्य बोला है। मैंने आपको बताया था कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण बताते हैं आपकी किसकी? विशेषण बताते हैं आपकी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? वो विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेष्य क्या कहलाते हैं? संज्ञा सर्वनाम ही विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है ना, एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चला हुआ है आपका 8 नंबर, और 10 मिनट लगभग हो चुके हैं, तो थोड़ा स्पीड हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, तो देखिए 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है? बताइए 4 लीटर दूध, क्या 4 है, क्या लीटर है? दूध है, दूध लीटर और दूध दोनों है, बताइए कौन सा होगा? 4 लीटर दूध में विशेष्य है। भाई दूध की विशेषता है कि वो 4 लीटर है, कितना? 4 लीटर विशेषता है, लेकिन विशेषता किसकी बताई गई? दूध की। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात देखते हैं। इस घर में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, शायद 9 रह गया ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इस घर में 15 लोग रहते हैं। बताइए इस घर में 15 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? 15 लोग रहते हैं। तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? क्या परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या व्यक्तिवाचक? संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं, वे शब्द, वे वस्तु जिन्हें हम गिन सकते हैं, नाप तोल नहीं सकते, उन्हें संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। तो संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करते हैं तो ये निश्चित है बिल्कुल संख्यावाचक। कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। तो संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? बताइए निम्न में से कौन सी रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? बताइए रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित और एक होता है सकर्मक और एक अकर्मक, सकर्म या सकर्मक, या फिर एक होता है अकर्मक। तो सकर्मक और अकर्मक 2 क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक 2 क्रिया होती है। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक 2 क्रिया होती है। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? बताइए सकर्मक क्रिया वे होती है जिन्हें हमें पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। देखिए दौड़ता है, कौन दौड़ता है? क्या दौड़ता है? बताइए क्या दौड़ता है? कुछ नहीं, बस दौड़ता है। ठीक है, रूठना, क्या रूठता है? कोई नहीं रूठता, घंटा। ठीक है, मुस्कुराना, क्या मुस्कुराता है? ठीक है, सीता मुस्कुराती है, लेकिन क्या मुस्कुराती है? मुस्कुराना कुछ होता है? नहीं होता, आंसर नहीं मिलता। लेकिन पीने की अगर बात करते हैं, राम पानी पीता है, सीता पानी पीती है, पीता है, क्या पीता है? आंसर हमारे सामने आ जाता है। क्या होता है? जब क्रिया से हमें आंसर मिल जाता है तो सकर्मक होती है। तो आंसर क्या है? पीने का कुछ तो आंसर होगा। दूध पीता है, पानी पीता है, हवा पीता है, कुछ तो पीता होगा यार। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अविकारी होता है? निम्न में से कौन सा अविकारी होता है? क्या होता है अविकारी? अव्यय होता है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। बताइए आंसर ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अव्यय। अव्यय जो है वो अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं परिवर्तित होते। इसके 4 प्रकार होते हैं। जो अव्यय होता है, अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया विशेषण है वो किसका एक भेद है? जो क्रिया विशेषण है वो भेद है आपका अव्यय का ही एक भेद होता है। तो बताइए वह थोड़ा बीमार है, थोड़ा जो शब्द है, ये जो थोड़ा शब्द है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है? बस परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। परिणामवाचक, आपका स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक, ये 4 प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय के। तो अब क्रिया विशेषण में थोड़ा जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? क्या स्थान की तो कोई बात हो ही नहीं रही, काट दीजिए, ऑप्शन काटना चाहिए। काल की, समय की कोई बात नहीं हो रही, काट दीजिए। भाई थोड़ा क्या है? काल की बात थोड़ा बता रहा है हमें। अब बात करते हैं हम रीति की। क्या रीति है? नहीं है। तो क्या होगा? आपका परिणाम है। भाई थोड़ा
थोड़ा दूध, कितना दूध, थोड़ा। वह तो बहुत घबरा गया, बहुत क्या है, एक मात्रा की गणना करते हैं, बहुत कितना घबरा, बहुत घबरा गया बस। तो कितना है, थोड़ा बीमार है, कितना बीमार है, थोड़ा। तो परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाता है। रीतिवाचक की बात करते हैं। रीति एक तरीका होता है, एक प्रकार होता है, ठीक है ना, याद रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपको मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है। मैं बता देता हूं इसे। ऑप्शन नंबर सी साधिक सकर्मक धातु कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी साधिक सकर्मक धातु कहलाती है। क्या कहलाती है, साधिक सकर्मक धातु कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा तेज चलना पड़ता है, कई क्वेश्चन में थोड़ा सा तेज चलना पड़ जाता है क्योंकि नहीं पता चलता कि टाइम की बाउंडिंग होती है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। निम्न में से किस वाक्य में भविष्यकाल का उदाहरण है, बताइए। निम्न में से कौन सा वाक्य है, ए, बी, सी या फिर डी। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। निम्न में से कौन सा भविष्यकाल का एक उदाहरण है। बहुत स्पष्ट आसान सा है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित वाक्यों में किसमें परिणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें परिणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। परिणार्थक क्रिया भाई क्रिया कितने प्रकार की होती है। अगर क्रिया की बात करता हूँ, क्रिया कार्य के होने वाले शब्दों का बोध, कार्य का होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जो कार्य के होने का में बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के प्रकार, क्रिया के उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कितने, दो प्रकार होते हैं, एक मूल धातु क्रिया और एक यौगिक। मूल धातु में दो प्रकार की होती है, एक होती है परिणार्थक क्रिया, एक परिणार्थक क्रिया, जिसमें दो प्रकार परिणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी प्रथम परिणार्थक, कितनी, प्रथम, और एक द्वितीय, एक होती है द्वितीय। द्वितीय परिणार्थक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्वितीय परिणार्थक क्रिया, ठीक है। तो परिणार्थक क्रिया कितने प्रकार हुए, दो प्रकार हुए, एक प्रथम परिणार्थक और एक द्वितीय परिणार्थक। प्रथम परिणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य करता है, और दूसरे परिणार्थक क्रिया, द्वितीय परिणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है। जैसे राम पढ़ाता है और राम पढ़ाता है, और दूसरा होगा राम पढ़वाता है। राम पढ़वाता है, पढ़ाना और पढ़वाना, आना और वाना प्रत्यय लगे होते हैं। पिता उससे पढ़ाते हैं, परिणार्थक क्रिया है। राम नहीं पढ़ाता, अध्यापक से पढ़वाते हैं, द्वितीय परिणार्थक क्रिया। अध्यापक परिश्रम करता है, ठीक है ना। तो राम नहीं पढ़ता है, कैसे हो गया, ये आपका प्रथम परिणार्थक क्रिया का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैन का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए भाई, बताइए नैन का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। और मुझे ये भी बताइए, कमेंट करके बताइए कि जो संधि विच्छेद है ये किस संधि का उदाहरण है। बताइए जो नैन है ये किस संधि का उदाहरण है, किस संधि का एग्जाम्पल है। ये नैन जो है वो किस संधि का एग्जाम्पल है, बताइए। ने प्लस अन, ने प्लस अयन, ने प्लस अन और ने प्लस अन, ए, बी, सी या डी, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ने प्लस अन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ने प्लस अन किस संधि का उदाहरण है, कमेंट करिए, बताइए, कमेंट करिए। मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, किसका उदाहरण है ये, कमेंट करिए और बताइए ये किसका उदाहरण है। ये है आपका किसका, मैं बता देता हूं, चलिए। ये आपका उदाहरण है किसका, आपका अयादी संधि का। किसका, अयादी संधि का ये उदाहरण है, ठीक है। अयादी संधि कहती है यदि आपका अगर ए का मेल ऐसे हो जाता है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है अय बन जाता है। क्या बन जाता है, अय बन जाता है। तो ए प्लस ए क्या बना, ये हो गया आपका ए प्लस से पहले ए और बाद में ए, तो क्या हो गया, अय बन गया। अब ये ए हट गया, ठीक है, ये ए हट गया और ये ए हट गया, इनके स्थान पर क्या आ गया, अय आ गया। तो न तो हमारे सामने ऐसा ही था, ठीक है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो ये और ने पीछे, तो नैन बन गया। क्या बन गया, नैन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, सदैव में संधि है।
बताइए सदैव में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? सदैव में वृद्धि संधि, जड़ संधि, व्यंजन संधि और गुण संधि, इनमें से किसका सदैव में प्रयोग किया गया है? मैं बता देता हूं आपको, राइट आंसर होगा वृद्धि संधि। ये हो जाएगा आपका सदा प्लस एव। देखिए आ प्लस ए जब भी मेल होगा, आ प्लस ए का जब भी मेल होगा क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। ठीक है ना? तो क्या बन गया? सदैव बन गया। क्या बन गया? आ प्लस ए का मेल हुआ, क्या बना? अय। तो ये आ हटा और ये हटा, इनकी जगह क्या आ गया? से दे। यहाँ पे मात्रा, स्वर की मात्रा पहले जाती है और वह क्या हो गया? सदैव हो जाता है। क्या हो जाता है? सदैव। 18 का निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? बताइए गुण संधि निम्नलिखित में से किस में गुण संधि का प्रयोग किया गया है? हिमालय, इत्यादि, तत्लीन, देवेंद्र। बताइए किसमें आपका व्यंजन गुण संधि का प्रयोग किया गया है? किसका? गुण संधि का। अगर इसकी बात करता हूँ, ये आपका दीर्घ संधि है। क्या? हिम प्लस आल्य बनेगा। क्या बनेगा? हिम प्लस आल्य। हिम प्लस आल्य में चला जाएगा। अभी टाइम थोड़ा सा कम होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इत्यादि, इति प्लस आदि में चला जाएगा। इति प्लस आदि में, इति प्लस आदि में ये टूट जाएगा। इत्यादि ये आपका हो जाएगा यण संधि। अगर बात करता हूँ तत्लीन, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन में टूट जाएगा। लीन, तत् प्लस लीन में टूट जाएगा और ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। तो देव प्लस इंद्र में टूटेगा। क्या होगा? देव, आपको देव प्लस इंद्र में, मैंने बताया था दोनों का अर्थ होना चाहिए। तो देव वह यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, जब भी ये होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। तो क्या हो जाएगा? देवेंद्र। क्या हो जाएगा? देवेंद्र बन जाता है। तो देवेंद्र आपका गुण संधि का एक एग्जाम्पल है। मैंने आपको सारे बता दिए हैं कैसे टूटेंगे और किस संधि का एग्जाम्पल होंगे। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद कीजिए। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद आप लोगों को करना होगा। संधि विच्छेद करिए। अनु प्लस ए, अनु प्लस आय, अनु प्लस ए, अनु प्लस आय। ए, बी, सी या डी आंसर करिए और बताइए। आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा अनु प्लस ए। क्या होगा? अनु प्लस ए। ठीक है। उ प्लस ए क्या बनेगा? उ, यह बनेगा। क्या बनेगा? आपका वह। क्या बनेगा? ये होगा जब भी उ और आपका ए का मेल होगा। क्या बनेगा? उ। क्या बनेगा? आपका बनेगा वह। क्या बनेगा? वह। ठीक है। तो ये उ हट जाएगा और ए भी हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए आधा न, वे और ये अन्वय। ठीक है। क्या हो गया? अन्वय। क्योंकि वे आने के बाद पहला अक्षर, पहला जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है। तो जो आपका वे है, वे से पहले उ तो हट गया, इनके स्थान पे वे आ जाएगा। तो पहला क्या है? न। तो न आधा हो गया तो अन्वय बन गया। क्या बन गया? अन्वय। ये आपका क्या होगा? आंसर बताइए। आपका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर उच्छिष्ट का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। तो क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? 20 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि जब भी तय का मेल, व्यंजन संधि का उदाहरण है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी तय का मेल छ से होगा तो तय के स्थान पर आ जाएगा च और श के स्थान पर आ जाएगा छ। तो क्या होगा? तो ये बन गया, तय के स्थान पर हमने च लिखा और श के स्थान पर छ, तो तय और छ लिखा, उत्छिष्ट बन गया। क्या बन गया? उत्छिष्ट इसका आंसर बन जाता है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? बताइए। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को 1-1.5 घंटा क्लास में अच्छे से पढ़ाया जा सके, पर वो सब आपके हाथ में है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? इसका आंसर तो ए, बी, सी या डी कोई भी दे देगा, आराम से आंसर दे देगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दे दी गई थी हिंदी को, कि हमारी लिपि देवनागरी व लिपि देवनागरी होगी। क्या होगी? लिपि देवनागरी और राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी? राजभाषा हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? मैंने आपको बताया राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक वर्णित है। ठीक है। आपको सब कुछ ये पढ़ाया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी या सी, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की राजभाषा, पत्राचार की राजभाषा या फिर हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 351 में कहा गया है कि सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं हिंदी के विकास के, सभी राज्य को हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों टाइम की थोड़ी बाउंडिंग होती है, बार बार टाइम देखना पड़ता है क्योंकि मेरे सामने टाइम की बाउंडिंग होती है। मैं आपको फिर भी कोशिश करता हूँ बेस्ट सब कुछ बताना, एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आप लोगों तक पहुँचा देना। देखिए, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी। देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, तो हिंदी को 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष 1949 को 14 सितंबर 1949 को, और इसी की तरह मैंने आपको बताया था कि हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये सब कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाए हैं, ये और चीज़ सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। आप लोग सर्च कर लीजिए और आराम से देख लीजिए, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 355, 45 और 344 या 343, कौन सा होगा? ए, बी, सी या फिर डी? आंसर करिए और बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा आपका ए, अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। देखिए आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान की किस धारा के अंतर्गत? 343 का 1, 343 का 2, 343 का 1, 333 का 1 या 334 का 1? बताइए ए, बी, सी या डी, कौन सा राइट आंसर होगा? कमेंट करिए और बताइए कि राइट आंसर आपके अनुसार कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा धारा 343 का ए, और धारा 343 का ए जो होगा वो संविधान की राजभाषा का दर्जा देता है। घोषित किया गया है कि राजभाषा हिंदी राजभाषा, जो राजभाषा से संबंधित जो उपबंध है भाग 17 में, और अगर बात करता हूं मैं आपका अनुसूची 8 में और आपका क्या है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक वर्णित किए गए हैं। 343 से लेकर 351 तक वर्णित किए गए हैं। लिपि की आवश्यकता होती है, बताइए हमें लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? मैंने लिपि के बारे में इतना लंबा लेक्चर लिया है और आप लोग सोचते हो कि बेवजह की लेक्चर चलते इतने लंबे। लिपि को मैंने इतने अच्छे से डिफाइन किया है आपको समझाने के लिए, कारण कि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? बोलने में, लिखने में, संकेत में या तीनों में? बताइए किसमें लिपि की आवश्यकता होगी? क्या बोलने में लिपि की आवश्यकता होती है? नहीं, लिपि की आवश्यकता बोलने में नहीं होती। जब लिपि नहीं थी, जब भी बोली जाती थी, मौखिक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता था। संकेत देने में, संकेत में लिपि का कोई जरूरत नहीं है, लिपि की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन लिखने में हमें लिपि की आवश्यकता होती है। जैसे हमारी लिपि देवनागरी है, कैसी? देवनागरी है, और अंग्रेजी को लिखने के लिए हमें रोमन आवनी आवश्यक है, रोमन लिपि होती है, ठीक है। और हिंदी को लिखने के लिए हमें किस लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है? लिपि का देवनागरी। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी से दक्षिण रूप में विकसित हुई है? बताइए किस भाषा की लिपि ब्राह्मी से दक्षिणी रूप में विकसित हुई है? बताइए ऑप्शन नंबर ए कन्नड़, तमिल, तेलुगु या मलयालम, कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। आपको कमेंट करके बताना है क्या राइट आंसर कन्नड़ ही होगा या नहीं, या इनमें से कोई और राइट आंसर हो जाएगा। तो कन्नड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कन्नड़ का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। कन्नड़ भी किससे? ब्राह्मी लिपि से ही कन्नड़ का विकास हुआ है। किससे? ब्राह्मी लिपि से ही कन्नड़ का विकास हुआ है, ठीक है ना। जो कन्नड़ भाषा है, किस भाषा की लिपि, जो कन्नड़ की जो लिपि है उसका जो विकास हुआ है दक्षिणी रूप ब्राह्मी से ही बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाते हैं और 28वां क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 28वां, ठीक है। आज 28 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन कोई दिक्कत नहीं होती, 1-2 क्वेश्चन अगर, अरे यार लास्ट क्वेश्चन में बड़ी आफत हो गई, तो चलो अपन की बात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? बताइए हिंदी किस लिपि से लिखी जाती है? बहुत लंबा लेक्चर लिपि पे चला था और आप लोग सोचते थे कि सब बेवजह चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए किस भाषा का? आपका गुरुमुखी नहीं, ब्राह्मी नहीं, सौराष्ट्री नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका कर्तव्य है आंसर देना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारी जो लिपि है वो है देवनागरी। हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है, देवनागरी, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बता सकता है, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते। हम तो आपसे उम्मीद एक ही करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे पढ़ाना ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता कि खड़े हुए और आके पढ़ा दिया। बहुत कुछ चाहिए पढ़ाने के लिए। आपको पढ़ाना आना चाहिए, आप पे कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें पसंद करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचा